उस रात हवेली के बंद कमरे से ऐसी चीखें आ रही थी कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। कोई लड़की बार बार दीवार पर सिर मारने की कोशिश कर रही थी और एक लड़का उसे अपनी जान की बाजी लगाकर बचा रहा था। लेकिन असली डरावनी बात ये नहीं थी। डरावनी बात ये थी, उस लड़की को हर दिन जहर पिलाया जाता था ताकि वो पागल बनी रहे। ये सब कर रहा था वही आदमी जिस पर दुनिया भरोसा करती थी। 3 दिन और 3 रातों तक उस लड़की ने नर्क से भी भयानक दर्द सहा। कभी वो खुद को मारने दौड़ती, कभी उस लड़के को पीटती, तो कभी बच्चों की तरह रो रो कर दवाई मांगती। मगर वह लड़का उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि अगर वह हार जाता तो लड़की मर जाती, और अगर लड़की मर गई तो किसी की पूरी दुनिया उजड़ने वाली थी। चौथे दिन सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में आई, अब ऐसा चमत्कार हुआ जिसने इस कहानी की दिशा ही बदल दी। लड़की की आंखों से अचानक वो पागलपन गायब हो गया और उसकी जगह जलती हुई नफरत और बदले की आग दिखाई देने लगी। अब सवाल ये था, क्या वह सच में ठीक हो गई थी या ये भी उसकी कोई एक नई चाल थी? और जिस आदमी ने उसकी जिंदगी बर्बाद की, जब उसे सच्चाई पता चलेगी तो उसका क्या होगा? आगे जो हुआ वह किसी फिल्म से भी ज्यादा खतरनाक और दिल दहलाने वाला था। खबरदार जो मेरे पास आए, अगर तुम मेरी गुड़िया नहीं लाए तो इस पर बैठने का सोचना भी मत, क्योंकि पापा ने वादा किया था कि जो नया दूल्हा आएगा वो मेरे लिए बोलने वाली गुड़िया लेकर आएगा, और वह अगर गुड़िया नहीं मिली तो मैं बहुत शोर मचाऊंगी। ये पहला चौंका देने वाला सबक था जो अमन के कानों से टकराया। जैसे ही उसने अपनी सुहाग रात के सपनों का भारी दरवाजा खोला, सामने का मंजर देखकर अमन के कदम वहीं चौखट पर जम गए और उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। हवेली का शानदार कमरा गुलाब और चमेली के फूलों से सजा हुआ था। हवाओं में महंगी खुशबू रची बसी थी, मगर उस खूबसूरती के बीचों बीच जया बैठी थी। 18 साल की जया, जिसकी खूबसूरती के पूरे शहर में चर्चा थी। आज अपनी शादी के लाल रंग के जोड़े में वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसकी दूधिया रंगत लाल कपड़ों में और भी निखर गई थी। वह बड़ी बड़ी काली आंखें जिनमें काजल की गहरी लकीरें थीं, किसी को भी अपने आप में खींच सकती थी। मगर उस वक्त उन हसीन आंखों में किसी दुल्हन वाली शर्म, हया या घबराहट के बजाय 5 साल के बच्चे वाली जिद, गुस्सा, मासूमियत भरी हुई थी। उसने अपना भारी भरकम घूंघट खुद ही उलट दिया था और बेड पर आलती पालती मारकर बैठी थी। अपने हाथों में पहने लाखों रुपए के सोने के कड़े उतारकर बेड सीट पर ऐसे रगड़ रही थी जैसे वह किसी खिलौनों को घिस घिस कर साफ कर रही हो। मुंह से बराबर छी छी की आवाज़ निकल रही थी। अमन को लगा शायद वह कोई भयानक सपना देख रहा है या कोई भद्दा मजाक है जो उसके साथ किया जा रहा है। वह 24 साल का नौजवान था जिसने गरीबी, अनाथ होने के बावजूद अपनी मेहनत से पढ़ाई की थी और विनोद साहब की कंपनी में एक मामूली वर्कर था। विनोद साहब ने उस पर एहसानों का बोझ डालकर उसे अपनी सौतेली बेटी के लिए चुन लिया था और बताया था कि लड़की थोड़ी सादा है और कम बोलती है। मगर यहाँ तो मामला ही कुछ उल्टा था। अमन ने धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा बंद किया और हैरानी और परेशानी में चलता हुआ जया के पास आ गया। जया, आप क्या कह रही हैं? आपको पता है मैं कौन हूँ? मैं अमन हूँ, आपका पति। अमन ने नरमी से अपना परिचय दिया ताकि वो डर न जाए। जया ने एक जोरदार ठहाका लगाया और ताली बजाई, जिसकी आवाज़ उस सुकून भरे कमरे में अजीब सी गूंज पैदा कर गई। तुम बुद्धू हो क्या? अभी तो बताया कि तुम गुड्डे के दूल्हे हो। पापा ने कहा था कि अगर मैं अच्छी बनकर रहूँगी और मेहमानों के सामने शोर नहीं मचाऊंगी, वो मेरे लिए एक जिंदा खिलौना लाएंगे जिसके साथ मैं खेल सकूंगी। जया ने बड़ी ही भोली सूरत बनाकर अमन की शेरवानी का सुनहरा बटन खींचा। तुम्हारे बटन कितने चमकदार हैं, क्या मैं इन्हें तोड़ लूं? मुझे उनसे खेलना है, मुझे अच्छे लग रहे हैं। अमन सदमे से पीछे हट गया। उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। जिस रात के उसने सपने देखे थे वह ऐसी निकलेगी, उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने गौर से जया की आंखों में देखा, जहाँ होश और समझ नाम की कोई चीज़ नहीं थी। सिर्फ एक अजीब सी वीरानी और बचपन था, जैसा उसका दिमाग कहीं आकर रुक गया हो। जया ने उसे घूरते हुए देखा तो मुंह बनाने लगी और उसकी आंखों में अचानक डर के साए लहराने लगे। वह सिमट कर पीछे हो गई। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे डर लग रहा है, तुम जाओ यहाँ से, वरना मैं पापा को बुला लूँगी और वे तुम्हें मारेंगे जैसे वो मुझे मारते हैं जब मैं दवाई नहीं पीती और शोर मचाती हूँ। ये शब्द अमन के दिल में तीर की तरह चुभ गए थे।
जया दोबारा अपने जेवरों से खेलने में मगन हो गई। अमन सिर पकड़कर वहीं सोफे पर बैठ गया। उसे अंदाज़ा हो गया था कि उसकी ज़िंदगी एक बहुत बड़ी कठिन परीक्षाओं में पड़ चुकी है और शायद इस तस्वीर का दूसरा रुख कुछ और ही है। दूसरी तरफ हवेली के निचले हिस्से में जश्न और कामयाबी का माहौल था। विनोद अपने आलीशान ड्राइंग रूम में मखमली सोफे पर टांग रखे बैठे हुए थे। उनके हाथ में महंगी शराब थी और उनके चेहरे पर एक कमीनी मुस्कान थी, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो। उनके सामने उनका खास वकील दोस्त बिमलेश बैठा था, जो विनोद की हर काली करतूत और सारे बुरे कामों का राज अपने पास रखता था। विनोद ने शराब का लंबा घूंट लिया और फिर सिगरेट का धुआं हवाओं में बिखेरते हुए बोला, देखो वकील साहब, इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। आज मेरे दिल को जो ठंडक पड़ी है वो मैं आपको बता नहीं सकता। आखिरकार वो मुसीबत मेरे गले से उतर गई। प्रकाश परिवार की करोड़ों की जायदाद भी घर में रह गई और किसी को कानो कान खबर न हुई। वकील ने तारीफ भरी नज़रों से विनोद को देखा और अपना गिलास उठाते हुए बोला, मान गए विनोद साहब, आपकी चालाकी भरी चाल है। लड़का भी कैसा ढूंढ लाए हो, बिल्कुल गरीब और दबा हुआ। विनोद साहब गर्दन अकड़ाकर हंसे। अरे वो अमन तो 2 कौड़ी का लड़का है, अनाथ है और रिश्तेदारों के टुकड़ों पर पलकर बड़ा हुआ है। मैंने उसे अपनी कंपनी में क्लर्क की नौकरी दे रखी है। बेचारा मेरे एहसान तले दबा हुआ भी है। उसे सिर छुपाने को छत चाहिए थी और मुझे अपनी पागल बेटी के लिए एक नौकर पति जो उसकी गंदगी साफ करे, उसके नखरे उठाए और जुबान भी ना खुले। मैंने उसे कहा कि मेरी बेटी थोड़ी बीमार रहती है और सदमे की वजह से साधारण है, इसलिए वह जल्दी मान गया। अब सारी ज़िंदगी वह जया की सेवा करेगा और जया के नाम पर जो अरबों की जायदाद है उस पर मैं राज करूँगा। आप तो जानते हैं ना विमलेश कि जया के पिता प्रकाश ने मरते वक्त क्या वसीयत की थी कि सारी जायदाद जया की है और मैं सिर्फ ट्रस्टी हूँ जब तक जया की शादी नहीं हो जाती और वह दिमागी तौर पर बालिग और ठीक नहीं हो जाती। आज उसकी शादी भी हो गई और वह 18 साल की भी है, मगर दिमागी तौर पर वह 5 साल की बच्ची है। वह कभी ठीक नहीं होगी। इसलिए उसके पति यानी अमन को मैं अपनी मुट्ठी में रखकर सारे फैसले खुद करूँगा और जायदाद मेरी रहेगी। वकील ने थोड़ा फिक्र दिखाते हुए अपने पैरों को एक दूसरे में उलझाया और हल्की चिंता के साथ बोला, विनोद, अगर लड़के को शक हो गया जया ने कभी गलती से कुछ बता दिया तो फिर क्या होगा। विनोद ने एक जोरदार ठहाका लगाया जो कमरे की दीवारों से टकराकर गूंज उठा। अरे वह पागल क्या बताएगी, उसका दिमाग तो मैं पिछले 5 सालों से ऐसी हैवी डोज दवाइयों से सुन करके रखा हुआ है कि अब ये भी भूल चुकी है कि वह कौन है और उसके साथ क्या हो रहा है। और रहा अमन, तो उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो मेरे सामने मुंह खोल सके। वह तो मुझे अपना मसीहा और हमदर्द समझता है। मैंने उसे अपनी बेटी दी। विनोद को अपनी चाल पर इतना घमंड था कि उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि कभी कभी शतरंज के मोहरे भी उल्टे पड़ जाते हैं। शादी के बाद के कुछ दिन अमन के लिए किसी दिमागी और जज्बाती परेशानी से कम नहीं थे। हवेली में उसकी हैसियत दामाद की कम और एक चौकीदार की ज़्यादा थी। उसे लगा था कि शायद जया सिर्फ सादा है या किसी सदमे का शिकार है, मगर जैसे जैसे दिन बीतते गए उसे एहसास हुआ समस्या कुछ और है और वह बहुत गंभीर है। अमन खामोशी से जया के बारे में जानना चाहता था। उसने देखा था कि जया की हालत पल पल बदलती थी। कभी वो बिल्कुल सामान्य होती, बगीचे में बैठकर घंटों फूलों को देखती रहती, तितलियों के पीछे भागती। कभी अचानक उसे बहुत गुस्सा आ जाता और वह चीज़ें तोड़ने लगती। अमन ने नोट किया कि जया की हालत एक ख़ास वक्त पर ज़्यादा बिगड़ती थी, ख़ास तौर पर दोपहर के वक्त और रात को सोने से पहले। एक दिन शाम के वक्त अमन अपने कमरे में बैठा किताब पढ़ रहा था। उसने देखा कि जया ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी खुद को आईने में देख रही है। उसने लिपस्टिक उठाई और बच्चों की तरह अपने पूरे चेहरे पर मल ली, जिससे उसका खूबसूरत चेहरा अजीब लगने लगा। फिर वह अचानक रुकी, आईने में अपने आप को घूरने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह अचानक ज़मीन पर बैठ गई और रोना शुरू कर दिया। अमन ने किताब फेंकी, भागकर उसे संभाला। जया, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? जया ने रोते हुए उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए होश की चमक थी। मुझे याद नहीं आ रहा मैं कौन हूँ, मेरे पिता कौन थे, मेरा नाम क्या है, मेरे सिर में बहुत शोर है। अमन उसकी हालत देखकर परेशान हो गया। उसने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। उसी बीच विनोद कमरे में आए और जया की हालत देखकर अमन पर बरस पड़े। तुमसे एक लड़की नहीं संभाली जाती? विनोद देख नहीं रहे, उसे दौरा पड़ रहा है। तुम किस काम के हो?
विनोद ने जल्दी से दराज से वही लाल शीशी निकाली और जबरदस्ती जया का मुंह खोलकर एक चम्मच ठूंस दिया। अमन ने देखा कि जया बहुत आनाकानी कर रही थी, मगर विनोद ने सख्ती से उसे वो दवाई पिला दी। दवाई पीते ही जया की आंखें भारी होने लगी, उसका जिस्म ढीला पड़ गया और कुछ ही मिनटों में वो अमन की बाहों में बेहोश हो गई। ये मंजर अमन को बर्फ की तरह जमा गया। उसने सोचा कोई भी सुकून देने वाली दवाई इतना जल्दी इतना असर नहीं करती। ये तो ऐसा था जैसे किसी ने बिजली का बटन बंद कर दिया हो। उसी वक्त अमन के दिल में पहला शक पैदा हुआ, मगर उसने चुप्पी साध ली। एक हफ्ता बीत गया और जया की हालत में कोई बेहतरी नहीं आई, बल्कि वह और ज़्यादा बीमार रहने लगी। अमन ने महसूस किया था कि विनोद साहब जया को वो लाल दवाई अब दिन में 4-5 बार देने लगे थे, और जब भी जया होश में आने की कोशिश करती या कोई समझदारी वाली बात करती, उसे तुरंत दवाई पिला दी जाती। अमन को विश्वास होने लगा था यही दवाई उसकी हालत की जिम्मेदार है। एक रात मौसम बहुत ख़राब था और तेज़ बारिश हो रही थी। जया को बहुत तेज़ दर्द उठा था। वह अपने सिर को दीवारों से टकरा रही थी और चीख रही थी कि मेरे दिमाग में कीड़े चल रहे हैं, मुझे बचा लो, कोई मुझे यहाँ से निकालो, मुझे आग से बचाओ। उसकी चीखें दिल दहलाने वाली थी और अमन ने उसे बड़ी मुश्किल से काबू में किया हुआ था। उसने जया को अपने सीने से लगा रखा था ताकि वह खुद को जख्मी न कर ले। विनोद घर पर नहीं थे और दवाई की शीशी खत्म हो चुकी थी। जया की तकलीफ़ अमन से देखी नहीं जा रही थी। वह तड़प रही थी जैसे मछली पानी के बिना तड़प रही हो। अमन ने घबराकर घर की पुरानी नौकरानी मौसी को आवाज़ दी, मौसी पानी लाइए जल्दी और देखिए साहब की कोई और दवाई है क्या। मौसी पानी लेकर आई तो उनके बूढ़े हाथ कांप रहे थे और उनकी आंखों में जया के लिए बेहद तरस और मोहब्बत थी। अमन ने जया को पानी पिलाने की कोशिश की, मगर उसने गिलास हाथ मारकर फेंक दिया। मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे वो लाल शरबत दो, वरना मैं मर जाऊंगी, मेरा जिस्म टूट रहा है। जया ने बड़ी जोर से चीख कर कहा और अपना सिर पीटने लगी। अमन ने मौसी की तरफ देखा और धीमी मगर सख्त आवाज़ में पूछा, मौसी ये कौन सी दवाई है जो उनकी ऐसी हालत कर देती है? ये उसके बिना जी नहीं सकती और इतनी तड़पती क्यों है? मौसी ने सहम कर इधर उधर देखा, कहीं कोई सुन न ले, और फिर अमन के पास आकर धीरे से बोली, बेटा ये दवाई नहीं है, एक नशे की चीज़ है। उस फूल सी बच्ची को ज़बरदस्ती इसका आदी बनाया गया है। अमन के कान खड़े हो गए, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या मतलब मौसी, खुलकर बताइए, मैं जया का पति हूँ, मुझे पता होना चाहिए। मौसी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने डरते डरते कहा, बेटा जब से बड़े साहब यानी जया के असली पिता की मृत्यु हुई है, उसके सौतेले पिता ने जया का इलाज शुरू करवाया है। पहले ये पागल नहीं थी, कॉलेज भी जाती थी, मगर अब इस दवाई के बिना ये पागल हो जाती है। मैं अनपढ़ हूँ बेटा, मगर इतना जानती हूँ कि ये लाल शरबत इस बच्ची की जान ले रहा है। ये दवा नहीं है, जहर है। मौसी की बात ने अमन के शक को यकीन में बदल दिया। उस रात अमन सो नहीं सका। जया उसकी गोद में सिर रखकर रोते रोते थक कर सो गई थी, मगर अमन की आंखों में नींद की जगह एक विश्वास जाग उठा था। अगली सुबह विनोद नाश्ते की मेज पर बैठे थे। जया बेहोशी की हालत में उनके पास बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों के आसपास काले हल्के धब्बे पड़ चुके थे। विनोद ने नई मंगवाई हुई दवाइयों का एक पूरा डब्बा मेज पर रखा हुआ था और अमन से कहा, अमन ये नई शीशियाँ हैं, ध्यान रखना, वक्त पर दवाई देनी है। डॉक्टर ने डोज बढ़ा दी है क्योंकि जया की हालत बिगड़ रही है। अमन ने खामोशी से सिर हिलाया और डिब्बा उठा लिया, मगर उसकी आंखों में एक सवालिया निशान था। दोपहर को जब विनोद ऑफिस चले गए और जया अपने कमरे में सो रही थी, तो अमन ने उस डिब्बे को खोला। उसमें दर्जनों शीशियाँ थीं, मगर उन पर कोई लेबल नहीं था, ना ही किसी कंपनी का नाम और ना ही दवाई का फार्मूला लिखा था। ये बात अमन को बहुत अजीब और बहुत ही गैरकानूनी लगी। डॉक्टर की जांच की हुई दवाइयों पर लेबल क्यों नहीं है? उसने विनोद के कमरे की तलाशी लेने का फैसला किया। अमन जानता था ये खतरनाक है और अगर वह पकड़ा गया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, मगर जया की ज़िंदगी का सवाल था, इसलिए वो पीछे नहीं हट सकता था। अमन दबे कदमों से विनोद के कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में सन्नाटा था। उसने अलमारियां दराजे टटोलना शुरू किया। हर चीज़ सावधानी से रखी हुई थी। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद जब मायूस होने वाला था तो उसे बेड के नीचे कालीन के तले छुपा एक पुराना लोहे का बॉक्स मिला। उसने बॉक्स खोला तो उसमें पुरानी फाइलें, कागज़ थे। अमन ने जल्दी जल्दी कागज़ देखने शुरू किए। उसे एक पुरानी अस्पताल की फाइल मिली जिस पर जया का नाम और एक खास दवाई का नाम लिखा था जो डॉक्टर ने मना की थी।
मगर विनोद ने उसे अंडरलाइन किया हुआ था। अमन ने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और कांपते हाथों से उस दवाई का नाम गूगल पर सर्च किया। दिल की धड़कनें तेज थी। जैसे ही सर्च के नतीजे सामने आए, अमन के पैरों तले से ज़मीन निकल गई और उसका खून खौल उठा था। मोबाइल की स्क्रीन पर साफ लिखा था, ये हाई डोज वाली दवाई है जो मानसिक रोगियों को दी जाती है ताकि उनके दिमाग को कंट्रोल में रखा जा सके, उनका दिमाग सुन्न हो जाए ताकि उन्हें काबू किया जा सके। और अगर यही दवाई किसी सामान्य इंसान को लगातार दी जाए, वह अपनी याददाश्त खो सकता है, उसकी दिमागी हालात पूरी तरह ख़राब हो सकती है, वह तबाह हो सकता है, जिंदा लाश बनकर रह सकता है। अमन का हाथ कांपने लगा और मोबाइल गिरते गिरते बचा। ये इलाज नहीं था, ये साफ जहर था। विनोद उस मासूम बच्ची को धीरे धीरे मार रहा था, उसे पागल बना रहा था, मगर क्यों? अमन की आंखों में आंसू और गुस्सा एक साथ उमड़ आए। उसने वहीं खड़े खड़े दीवार के पार जया के कमरे की तरफ देखा, जो बेखबर सो रही थी। अमन ने कसम खाई, अब वो खामोश नहीं रहेगा। विनोद के इस घिनौने खेल को ख़त्म करेगा, जया को उसकी खोई हुई ज़िंदगी वापस दिलाएगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़ जाए। उसने सबूत के तौर पर फाइल की तस्वीरें ली, सब कुछ वैसा ही रखकर बाहर निकल आया। अब जंग बाकायदा शुरू हो चुकी थी। वह तेज़ी से चलता हुआ अपने कमरे में आया, दरवाज़ा लॉक करके सीधा बाथरूम में घुस गया। उसने कांपते हाथों से वह शीशी निकाली और उसका ढक्कन खोला। लाल रंग का गाढ़ा तरल उसकी आंखों में चुभ रहा था। ये कोई आम दवाई नहीं थी, बल्कि जया की ज़िंदगी का वह जहर था जिसने उसके फूल जैसे बचपन को निगल लिया था और उसकी जवानी को ग्रहण लगा दिया था। अमन की आंखों में नफरत और गुस्से का तूफान उमड़ आया। उसने बिना एक पल लगाए शीशी को उल्टा कर दिया और सारी दवाइयाँ वाश बेसन में बहा दी। लाल लकीर पानी के साथ घुलकर बह गई, जैसे जया की रगों से जहर निकाल रहा हो। अमन ने नल खोल दिया और पानी का बहाव तेज कर दिया ताकि उस जहर का एक कतरा भी बाकी ना रहे। उसने खाली शीशी को अच्छी तरह धोया और फिर शीशी में अपने चेहरे को देखने लगा। तुम ये कर सकते हो अमन, तुम्हें जया को बचाना होगा, उसने खुद को तसल्ली दी। अब अगली समस्या सबसे ज़्यादा कठिन और ख़तरनाक हो सकती थी। उसे वह शीशी वापस भरनी थी ताकि विनोद को शक न हो जाए। अगर विनोद ने खाली शीशी देख ली या उसे पता चल गया कि दवाई बदल दी गई है, तो अमन की लाश भी इस हवेली से बाहर न जाती। अमन ने गहरी सांस ली और दबे कदमों से किचन की तरफ बढ़ा। घर में अंधेरा था। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई, सावधानी से फ्रिज खोला, वहाँ से लाल शरबत की बोतल निकाली और थोड़ा सा पानी मिलाकर एक शरबत तैयार किया, जो रंगत और गाढ़ेपन में उस जहरीली दवाई जैसा ही लग रहा था। अमन ने वह तरल बड़ी सावधानी से शीशी में भर दिया और उसे वापस अपनी जेब में रख लिया। अब उसे ये शीशी वापस विनोद के कमरे में रखनी जानी थी, जो शेर के मांद में जाने के बराबर था। अमन दोबारा विनोद के कमरे की तरफ बढ़ा। उसके कदम भारी पड़ रहे थे, दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। उसने कमरे का दरवाज़ा धीरे से खोला। कमरा अभी खाली था, बिल्कुल चुप्पी छाई हुई थी। अमन ने जल्दी से अलमारी खोली और शीशी उसी खुफिया जगह पर वापस रख दी जहाँ से उसने उठाई थी। फाइलों को भी वैसा ही सावधानी से रख दिया गया जैसे पहले था। जब वो कमरे से बाहर निकला तो उसे लगा जैसे उसके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। वह वापस अपने कमरे में आया जहाँ जया बेहोश पड़ी थी। उसके मासूम चेहरे पर दवाई के असर से एक अजीब सा पीलापन फैल रहा था। अमन उसके सिरहाने फर्श पर बैठ गया, उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। सो जाओ जया, आज तुम्हारी कैद की आखिरी रात है। कल से तुम्हें वह जहर नहीं मिलेगा। कल से तुम्हारे रगों में ज़िंदगी दौड़ेगी और मैं वादा करता हूँ कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, मैं तुम्हारा साया बनकर रहूँगा और किसी आंधी को तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगा। अमन वहीं जया का हाथ थामे बैठा रहा। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस एक भरोसा था, एक दीवानगी थी जो उसे सोने नहीं दे रही थी। अगली सुबह हवेली में मामूली सी चहल पहल शुरू हो चुकी थी। विनोद रात को वापस आए थे, अब अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहे थे। जया जाग चुकी थी, हमेशा की तरह अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़कर बैठी थी, क्योंकि उसके खून में मौजूद नशा टूट रहा था। उसका जिस्म नई खुराक मांग रहा था। अमन, मेरे सिर में चूंटियाँ चल रही है, मुझे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जया ने अमन को देखते ही शोर मचाना शुरू कर दिया। वो बेड शीट को नोच रही थी। अमन ने जल्दी से उसे संभाला और पानी का गिलास उसके होठों से लगा दिया। पी लो पानी, जरा ठीक हो जाओगी। जया ने गुस्से से गिलास दीवार पर दे मारा, जिसे पानी कालीन पर बिखर गया। नहीं, मुझे पानी नहीं पीना, मुझे दवाई चाहिए, अभी दो।
वरना मैं चीखूंगी, मैं पापा को बता दूंगी। जया की हालत बिगड़ रही थी, वह दर्द से तड़प रही थी। अमन जानता था अब असली इम्तिहान शुरू होने वाला है। उसने जेब से वो बदली हुई शीशी निकाली जिसमें सिर्फ मीठा पानी था। लो जया, पी लो दवाई। अमन ने चम्मच भरी और जया ने झपट कर चम्मच मुंह में डाल लिया और सुकून की सांस ली। उसे लगा उसे उसकी दवाई मिल गई है। ये सिर्फ दिमागी असर था। उसने आंखें बंद कर ली और सुकून से लेट गई। अमन उसे देखता ही रह गया। उसे पता था ये सुकून थोड़ी ही देर का है। असली तूफान तो अब आएगा जब उसके जिस्म को वो केमिकल नहीं मिलेगा जिसकी उसे सालों से आदत डाल दी गई है। दोपहर तक अमन का अंदेशा सच साबित हुआ। जया की हालत अचानक बिगड़ने लगी। वह बेचैन होकर कमरे में इधर उधर टहलने लगी। उसे बहुत पसीना आ रहा था और उसके हाथ पांव कांप रहे थे। अमन, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे सर्दी लग रही है, फिर गर्मी लग रही है। जया ने रोते हुए अमन का गिरेबान पकड़ लिया। उसकी आंखें लाल हो रही थीं। अमन ने उसे बाजुओं से थाम लिया। जया, हिम्मत करो, ये सिर्फ थोड़ी देर की बात है। आपका जिस्म जहर से लड़ रहा है। जया ने उसे जोर से धक्का दिया और बेड की चादर नोचने लगी। तुम झूठे हो, मुझे दवाई दो वरना मैं अपना सिर फोड़ लूंगी। जया का जुनून बढ़ता जा रहा था। वह दीवार की तरफ भागी, अपना सिर टकराने की कोशिश की। अमन बिजली की तेजी से लपका और अपना हाथ उसके सिर और दीवार के बीच में रख दिया। नहीं जया, नहीं। अमन ने उसे पीछे खींचा और मजबूती से अपनी बाहों में जकड़ लिया ताकि वह खुद को नुकसान न पहुंचा सके। जया चीख रही थी, अमन के सीने पर मुक्के बरसा रही थी, मगर अमन ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। मार लो मुझे जितना मारना है, मगर मैं आपको टूटने नहीं दूंगा। जया रोते रोते बिल्कुल बेहाल हो गई और अमन के सीने पर सिर रखकर सिसकने लगी। मुझे बचा लो अमन, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे वो दवाई लाकर दे दो। अमन की अपनी आंखों में भी आंसू थे। उसने जया के पसीने से भीगे बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, बस थोड़ा सा वक्त और दो जया, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना आपके पास, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। 3 दिन और 3 रातें अमन ने नर्क जैसे परेशानी में बिताई थी। ये 3 दिन उसकी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दिन थे। जया को नशा टूटने पर और ज़्यादा दौड़े पड़ते थे। वह कभी चीज़ें तोड़ती थी, कभी अमन को मारती थी, कभी बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोती थी। एक रात जया की हालत इतनी खराब हो गई कि उसने अपना गला दबाना शुरू कर दिया। अमन जो पास ही बैठा था घबराकर उठा और बड़ी मुश्किल से जया के हाथ उसके गले से हटाया। जया छोड़िए, ये क्या कर रही हैं? अमन ने उसके हाथ जकड़ लिए। जया की आंखों में दर्द था। मुझे मरना है अमन, ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। अमन ने उसे सीने से लगा लिया और वहीं ज़मीन पर बैठ गया। आप नहीं मरेंगी जया, मैं आपको जिंदा रखूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। अमन ने उसे पूरी तरह अपने बाजुओं में लिए रखा। भगवान का नाम जाप करता रहा, उस पर फूंक मारता रहा जैसे उसे अपने विश्वास से संभाल रहा हो। विनोद को अमन ने कह दिया था कि दवाई का असर हो रहा है, बस जया की तबीयत थोड़ी खराब है और वो कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहती। विनोद ने ज़्यादा ध्यान ना दिया। वह तो वैसे भी जया की आवाज़ सुनना पसंद नहीं करता था। चौथे दिन सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई, एक चमत्कार हुआ। अमन जो पिछले 3 दिन से पल भर के लिए नहीं सो पाया था, कुर्सी पर बैठे बैठे ऊँघ रहा था। उसे लगा किसी ने उसके कंधे पर नरमी से हाथ रखा है। अमन हड़बड़ाकर उठा। सामने देखा, जया बेड पर बैठी थी। उसका चेहरा साफ था, आंखों में वह डर और खालीपन नहीं था जो हमेशा रहा करता था, बल्कि एक गहरा ठहराव और हैरानी थी। उसने अपने हाथों को देखा, फिर कमरे की दीवारों को और आखिर में अमन को। अमन, जया की आवाज़ में वह तोतलापन और बचकाना अंदाज नहीं था जो दवाई की वजह से होता था। अमन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह जल्दी से उसके पास गया और घुटनों के बल बैठ गया। जया, आप मुझे पहचान रही हैं? जया ने अपने माथे को सहलाया, जैसे बिखरी हुई यादों को समझने की कोशिश कर रही हो। मेरे सिर से वो बोझ हट गया अमन, मुझे सब साफ दिखाई दे रहा है। जया की आंखों में आंसू आ गए जो मोतियों की तरह उसके गालों पर बहने लगे। मुझे याद है पापा का जाना और फिर विनोद अंकल का मुझे ज़बरदस्ती वो कड़वा शराब पिलाना। मैं चीखना चाहती थी मगर मेरी आवाज़ मेरे गले में ही दब जाती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं किसी अंधेरे कुएं में कैद हूँ। ऊपर से लोग मुझे देखकर हंस रहे हैं। जया ने अमन का हाथ थाम लिया। उसके हाथ गर्म थे। अमन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसकी मेहनत रंगलाई थी और उसकी आंखों से भगवान का धन्यवाद करते हुए आंसू टपक रहे थे। जया, वह दवाई जहर थी। अब आप ठीक हो जाएंगी। अब वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
जया ने नफरत से मुट्ठियां बंद कर ली। उसकी आंखों में चिंगारियां थीं। विनोद ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे पिता को धोखा दिया। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं अमन। मैं उसे अपना सब कुछ वापस ले लूँगी। मैं उसका वो हाल बनाऊंगी कि दुनिया याद रखेगी। अमन ने उसके भारी गुस्से को संभालते हुए कहा, हम जरूर बदला लेंगे जया, मगर अभी हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। विनोद को पता नहीं चलना चाहिए कि आप ठीक हो गई हैं। अमन ने एक बहुत सोच समझकर प्लान बनाया, जिसके तहत उन्हें इस घर से निकलना था ताकि जया का पूरा इलाज हो सके, कानूनी जंग लड़ी जा सके। उसने जया को समझाया कि उसे दोबारा पागल बनने की एक्टिंग करनी होगी ताकि विनोद को विश्वास हो जाए वह अभी भी वैसे ही हैं। जया के लिए बहुत मुश्किल था। वह दोबारा उसी दर्द और अंधेरे में ढलना नहीं चाहती थी जिसे वो बड़ी मुश्किल से बाहर निकली थी, मगर उसने हामी भर ली थी। दोपहर के खाने का वक्त था। विनोद साहब मेज पर बैठे खाना खा रहे थे। जया अमन के साथ आई। आते ही उसने मेज पर रखा पानी का जग उठाकर दे मारा। मुझे नहाना है, मुझे गर्मी लग रही है, जया ने चीख कर कहा और जग का सारा पानी फेंक दिया, जिससे विनोद के कपड़े गीले हो गए और सब्जी की प्लेट में पानी भर गया। विनोद गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने जया को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, मगर अमन बिजली की तेजी से बीच में आ गया और विनोद का हाथ पकड़ लिया। मगर विरोध करने के बजाय वह उनके सामने झुक गया। मारिए मत सर, ये होश में नहीं है, इन्हें नहीं पता ये क्या कर रही हैं। विनोद ने अमन को धक्का दिया। ले जाओ इसे मेरी नज़रों के सामने से, मेरा दिमाग फट जाएगा इसके शोर से। ये लड़की मेरे लिए नर्क बन चुकी है। अमन ने जल्दी मौका का फ़ायदा उठाया और हाथ जोड़कर बोला, सर सर मैं इसी बारे में बात कर रहा था। जया की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, दवाई भी असर नहीं कर रही। ये रात भर चीखती है। मेरे गांव में एक बहुत पहुँचे हुए गुरुजी हैं जो कुछ देते हैं और पढ़कर फूंकते हैं। अगर आप परमिशन दें तो मैं इन्हें कुछ दिन के लिए वहाँ लेकर जाऊँगा। शायद वहाँ हवा पानी बदलने से कुछ फ़र्क पड़ जाए और आपको भी घर में तसल्ली मिल जाएगा। विनोद ने रुमाल से अपने कपड़े साफ किए और बुरी नज़र से जया को देखा, जो अब अमन के पीछे छुपकर अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी और मुंह चिढ़ा रही थी। विनोद को लगा कि अगर ये मुसीबत कुछ दिन घर से दूर रहेगी वह अपनी अय्यासियों में आज़ाद रहेगा। तसल्ली से अपने वकील के साथ मिलकर प्रॉपर्टी के कागज तैयार कर सकेगा। उसने लापरवाही से हाथ हिलाया। ठीक है, ले जाओ इसे जहाँ ले जाना है, बस मुझे उसकी मनहूस शक्ल नजर ना आए। और हाँ, मुंशी से पैसे ले लेना, मैं नहीं चाहता रास्ते में कोई तमाशा बने और मेरी बदनामी हो जाए। अमन ने अपनी खुशी और जीत की मुस्कुराहट छुपाते हुए सिर झुकाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं आज शाम ही निकल जाऊंगा। विनोद अपने कमरे में चला गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसने अपने हाथों से अपनी बर्बादी के कागज पर साइन कर दिए हैं और जिस लड़की को वो बेवकूफ़ समझ रहा था अब वही उसके जाल से निकल चुकी है। शाम होते ही अमन ने जरूरी सामान पैक किया और जया को लेकर गाड़ी में बैठ गया। जया ने बेबसी से हवेली की ऊंची दीवारों को देखा, जहां उसने अपने पिता के साथ हंसते खेलते दिन बिताए थे और फिर विनोद की कैद में नर्क जैसी रातें काटी थी। उसकी आंखों में एक वादा था कि वापस आएगी, मगर एक नए रूप में। अमन ने गाड़ी स्टार्ट की और गेट से बाहर निकाल दी। गाड़ी जब शहर के बीचों बीच से निकलकर खुली सड़क पर आई, जया ने लंबी और गहरी सांस ली, जैसे वह बरसों बाद खुली हवाओं में सांस ले रही हो। अमन, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या सच में गांव जा रहे हैं? जया ने पूछा। अमन ने मुस्कुराकर उसे देखा। उसकी मुस्कुराहट में जया के लिए तसल्ली थी। नहीं, गांव नहीं, हम आज़ादी की तरफ जा रहे हैं। मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर, उनका क्लिनिक और फार्म हाउस दूसरे शहर में है और वे बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं। वहाँ आपका पूरा चेकअप होगा और हम वहीं रहकर विनोद के खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगे। जया ने अमन की तरफ देखा। उसकी आंखों में अमन के लिए बेहद धन्यवाद झलक रहा था। कुछ अनकहे जज्बात भी थे। तुम न होते तो मैं शायद वहीं मर जाती। इसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है। क्या जया सच में ठीक हो गई है या फिर कोई और चाल चल रही है, या फिर अमन के रूप में कोई और राज छुपा है? ये कहानी आगे बहुत दिलचस्प रहने वाली है। दिल थाम कर सुनना होगा कि आगे विनोद के साथ क्या होने वाला है और क्या जया अमन को स्वीकार कर पाएगी। जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी गुजारिश है, आप जहां से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियों को देखते हैं, लाइक और शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएं और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए।